ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिस्तक पर हम ये बजट को लेकर विशेष वीडियो लेकर आए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार शंकर अय्यर बजट के बारे में बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बजट जो है आज पेश कर दिया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अगर आप सरकार के समर्थक हैं तो आप ये कहेंगे कि ये स्टेबल बजट है, अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, तो उसी को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन विरोधी ये कह रहे हैं कि इस बजट में कोई दम नहीं है, कोई नया आइडिया इस बजट से नहीं निकला है। कुल मिलाकर जो शिकायत है इस बजट से सबसे ज़्यादा वो है शेयर बाज़ार को, जिसमें आज 2% से ज़्यादा की गिरावट होकर बंद हुआ है। और उसका कारण जैसे कि आप जानते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है जो कि FNO पर बढ़ा दिया गया है। मिडिल क्लास को भी इसमें कुछ खास मिला नहीं है। पिछले साल उन्हें GST में भी राहत मिली थी, सर्विसेज और सामान सस्ता हुआ था और इनकम टैक्स में भी राहत मिली थी। तो सरकार ने इस बार मिडिल क्लास को कोई नई राहत या सौगात नहीं दी है। तो शंकर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि इस बजट को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? 6 नंबर देते हैं। 6 और 6.5 के बीच में पकड़ते हैं। 8 क्यों या 4 क्यों नहीं? अगर मतलब आप सेफ खेल रहे हैं, क्योंकि आप ना 4 दे रहे हैं ना 8 दे रहे हैं। क्योंकि 4 देने का कारण नहीं है क्योंकि कुछ बिगाड़ा नहीं है बजट ने, और 8 देने का कारण इसलिए नहीं है क्योंकि उतना भी अच्छा नहीं है। जो समस्याएं हमारे सामने उसका कोई निजान नहीं है, इसमें सॉल्यूशन निकाला नहीं है। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं जब भी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं कि रुपया गिर रहा है, मार्केट टूट रही है, नौकरियां कम है, तो इन सब के लिए जो डायरेक्ट रेस्पॉन्स होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर होना चाहिए सीधे सीधे तौर पर, वो कोई ऐसे बजट, ये उस तरह का बजट नहीं है। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स बजट है कि जिस सेक्टर्स में क्या नहीं हुआ उधर वहां पर थोड़ी से उन्होंने लिपापोती की है, पट्टी पड़ाया है, या जैसे भी उसको देखें। तो कई सारे जगह पे स्कीम्स अच्छे हैं, कुछ आइडियाज अच्छे हैं। टूरिज्म के लिए अच्छा किया है, डेटा सेंटर के लिए कुछ सहूलियत दी है, ये सब जो है ठीक है। लेकिन एक बजट में जब इस तरह का स्थिति है, विश्व में एक अनिश्चितता है, और उसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी अपेक्षा होती है कि सरकार आके बोलेगी कि ये बजट ये ऐसे कर रहा है, या ये हमारे प्रॉब्लम्स है और इसका समाधान है। तो इसकी आर्टिकुलेशन में जैसे वो बजट धुन नहीं थी, कोई प्रेजेंटेशन में एक कोहेरेंस होता है वो नहीं था, और कई बार ऐसे लगा कि ये वो 70 के दशक में, 80 के दशक में जो बजट होता था जहां पर साबुन तेल सबके दाम बताए जाते थे, उस टाइप का डिटेल बजट था। तो कई सारी चीजें इसमें कही भी गई है और जो एड्रेस करना था वो नहीं किया, इसलिए मैं 6.5 पे रुका हूं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स इन्होंने ठीक किए। तो मोटे मोटे तौर पर आप देखें तो जहां पर सेक्टोरल स्टेप्स लिए हैं वो ठीक ठीक है। कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसमें स्टेट की कैपेसिटी, देश की कैपेसिटी बढ़ाने की बात हुई है, और कुछ ऐसे भी कदम है जो प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस रिफॉर्म्स, क्लियरेंसेस पे, इस पे उस पे, कस्टम्स में जो चेंजेस आए हैं वो वेलकम है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बुरा है, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि बहुत अच्छा है। इसलिए नहीं तो आप 6.5 नंबर दे रहे हैं, लेकिन शेयर बाजार ने तो बिल्कुल उसको थम्स डाउन कर दिया है, क्योंकि अंत में जब बाजार बंद हुआ है तो निफ्टी करीब 500 पॉइंट बंद हुआ है, सेंसेक्स 1500 पॉइंट बंद हुआ है नीचे, करीब 2% की गिरावट है। और उसका एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है फ्यूचर और ऑप्शंस में, वो बढ़ा दिया गया है। और दूसरा, एक तो बढ़ा दिया गया, और जो बाज़ार को उम्मीद थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में कोई राहत मिलेगी, तो राहत भी नहीं मिली, उल्टा जो है कड़वी दवाई और सरकार ने बाज़ार को पिला दी है। तो ये कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बाजार
कि जो गिरावट है वो जो नहीं हुआ उसके कारण ज्यादा है, जो हुआ उसके कारण कम है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स किस पे लगता है? जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में सटोडी करते हैं। तो एक तरह से पहले आप वैसे भी में कोई खास पैसे बनते नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है इस पर, 90% के ऊपर लोगों का नुकसान ही होता है। तो आप थोड़ा नुकसान और ज्यादा होगा क्योंकि आप वो ट्रांजैक्शन टैक्स देंगे। अगर आप मध्यम वर्ग से हो और आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं खेलते हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है जो मार्केट उसमें हुआ है। लेकिन ये जो गिरावट जो आप बता रहे हैं ना मिलन, ये तो अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि मार्केट तो असल में कल खुलेगा अच्छी तरह से, और ग्लोबल मार्केट की क्यूज क्या है और इसके क्या है वो देख के होगा। और ये मार्केट की जो रिएक्शन है उसमें एक ही कारण है हम लोगों को सतर्क होने के लिए या घबराहट होने के लिए कि उससे रुपया और टूट सकता है। ऑलरेडी रुपया आप देखिए तो 92 के पास है, एक बार 92 क्रॉस भी कर चुका है। तो अब लोगों के बाजार में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस हफ्ते के अंत तक 93 होगा। अब जो होगा जो सो होगा, लेकिन बाजार को देखते हुए हम लोग बजट को आंकते नहीं ना, हम लोग अर्थव्यवस्था के लिए बजट क्या कर रही है उसके लिए कहते हैं। और अर्थव्यवस्था में कई सारे इश्यूज हैं जिसको एक बजट में तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन जो रेखांकित किया जा सकता है वो नहीं हुआ, इसीलिए मैंने उसको कम मार्क दिए। तो जब आप कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, तो इसका कारण क्या ये भी है कि कल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो माना गया कि वो संडे को उतने सक्रिय नहीं रहेंगे, वो कल पूरा बाजार में होगा, तो कल असली पिक्चर कल देखने मिलेगी। करेक्ट। और दूसरा है कि इसमें ये जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगा है, ये कुछ तरह के जो फंड्स हैं जो आर्बिट्राज करते हैं उनके पर भी फटका है, क्योंकि उस फंड्स की मैनेजमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो लेकिन ये जो अपेक्षा थी लोगों में कि ये बजट बहुत 1991 में जैसे बजट हुआ वैसे होगा, क्राइसिस के बीच में है, सरकार रिफॉर्म्स की बात कर रही है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म उन स्लोगन कह रहे हैं, तो कुछ बड़ा होगा। और उस तरह का एकदम दिखाई देने वाला कोई रिफॉर्म नहीं है इस बजट में, मतलब जो बिग बैंग रिफॉर्म्स कहते हैं वैसे कोई है नहीं। तो जब वो नहीं दिखा तो नेचुरल है कि लोगों में डिसअपॉइंटमेंट है, एक तरह की उदासीनता फिर से छाई हुई है बाजार पर। तो उसका हम लोग रिजल्ट देखते हैं, वो नीचे गया है और कल शायद इससे भी तीखा गिर सकता है। अगर आपने कहा कि रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, प्रधानमंत्री ने लेख भी लिखा था कि अब देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, और आज भी रिफॉर्म की बात हो रही थी, लेकिन असल में तो कोई, जैसा आप कह रहे हैं, कोई बड़ा रिफॉर्म देखने नहीं मिला। मतलब दो तरह के रिफॉर्म हो सकते थे कि कोई बड़ा सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोला जाता, वो भी नहीं हुआ, या कोई बड़ा मतलब बिग बैंग रिफॉर्म करने से सरकार क्यों बच गई इस बार, क्योंकि मतलब चुनाव हो रहा है तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम में, लेकिन वहाँ बीजेपी के स्टेक्स तो कम ही हैं। तो क्या मतलब बड़ा रिफॉर्म करने की क्षमता या जो साहस सरकार क्यों नहीं दिखा पा रही है, या क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एक है कि जो अनिश्चितता विश्व में है, विश्व बाजारों में है, विश्व के अर्थव्यवस्था में है, उससे इस साल में कोई खास झटका नहीं लगा है हिंदुस्तान को। एक मतलब रुपए पे जो लगा है वो, लेकिन हम लोग 7% ग्रो कर लिए हैं, तो उनको लगता है कि शायद इसके लिए थोड़ा रुक के देखेंगे। दूसरी बात यह है कि जब अनसर्टेनिटी इतनी हाई होती है तो आप ये भी तो तय नहीं कर पाते हैं ना कि क्या करना चाहिए। और वैसे ईमानदारी से कहा जाए तो एक दो सेक्टर में उन्होंने ओपन किया है, जैसे मेडिकल टूरिज्म के लिए किया है और वो डेटा सेंटर्स के लिए किया है, लेकिन जो मैसेजिंग है, जैसे जब प्रधानमंत्री इस पर बोले तो उन्होंने कहा कि एक विकास के लिए एक राजमार्ग खोला गया है। अब उस तरह की जो क्लैरिटी है ये बजट के स्पीच में नहीं थी, और लोगों में ये नाराजगी है कि कुछ ऐसा करके दिखाएं कि रुपया ठीक हो जाए, नौकरियां ठीक हो जाए, इस तरह का। तो बजट में तो कोई
अलादीन का चिराग नहीं है कि आप उसको रगड़ दो और उससे कुछ मैजिक हो जाए। नहीं, वो अलादीन का चिराग तो नहीं है, लेकिन लोगों की हर साल यही अपेक्षा होती है कि कुछ चिराग रगड़ के कुछ निकल जाएगा। लेकिन आपने जो कहा कि विकास का राजमार्ग खुल गया है, पर शंकर आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो दुनिया में अनिश्चितता है, तो एक उम्मीद ये थी कि जैसे रुपये के लिए आपने कहा कि रुपया गिर रहा है, तो उसका एक कारण ये है कि विदेशी निवेश जो दोनों तरह का, मतलब जो शेयर बाज़ार में हो रहा है और जो एफडीआई के ज़रिए आ रहा है, वो उसको आकर्षित करने की ज़रूरत है ताकि और डॉलर देश में आए। लेकिन ऐसा तो कुछ दिखा नहीं, मतलब शेयर बाज़ार के लिए तो बहुत स्पष्ट है कि कोई एफआईआईज़ को आकर्षित करने के लिए कोई कदम उठाया नहीं गया है। और दूसरी तरफ जो एफडीआई है, उसके लिए अगर आप डेटा सेंटर का एक एक्सेप्शन छोड़ दें, जिसमें कहा गया कि टैक्स हॉलिडे मिलेगा 2047 तक, तो एफडीआई के लिए भी कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। मतलब कि ऐसा लगता नहीं है कि सरकार चाहती है कि विदेशी निवेश बढ़े। चाहती तो है सरकार, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए गए उसमें। तो मिलिंद, इसको इस तरह से देखिए कि एक गाड़ी थी, वो ठीक से नहीं चल रही थी। लोगों के मन में ये उम्मीद था कि इस गाड़ी को अब दे देंगे और दूसरी नई गाड़ी आ जाएगी। या पहले आप एम्बेसडर में चल रहे थे, आपको लगता था कि अभी बजट के बाद में फेरारी हो जाएगी। सरकार लेकिन अपने सीमाओं से अवगत है, तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी को सर्विस स्टेशन ले गए, धुला वुला दिया थोड़ा सा, और वो सर्विसिंग करके उसको बाहर, वही गाड़ी बाहर आई है। तो बेसिकली जो बड़े मैसेजिंग वाले जो कदम है, वो नहीं ले पाई है सरकार। और तो गैराज से गाड़ी बाहर आई है, अब कितनी दूर चलेगी, कैसे चलेगी, इसको देखना है। ये जो डायलॉग है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, उसमें रिफॉर्म के जो स्टेप्स होते हैं वो बजट में गिनाए जाते हैं, लेकिन परफॉर्म के लिए बहुत राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने डिलीवर करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे जो पुराने स्कीम्स हैं उस पर कोई डिलीवरी हुई नहीं है। जैसे पिछले साल कहा था कि शहरों के लिए एक अर्बन चैलेंज 1 लाख करोड़ का फंड बनेगा, किसी को पता नहीं उस फंड का क्या हो रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का और एक फंड था, अब उसमें 2 साल से उस पर कैसे उस फंड का आवंटन किया जाए उस पर चर्चा हो रही है। तो ऐसे सरकार की कैपेसिटी है कोई चीज को एग्जीक्यूट करने को, वो भी लिमिटेड है। लेकिन कुछ सेक्टर्स में उन्होंने किया है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, यहाँ पर कुछ कुछ प्रावधान किए गए हैं जिससे एफडीआई आएगा। लेकिन एफडीआई जिस तरह से अपेक्षा थी वैसे कदम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए शंकर अय्यर। तो हमारे साथ जुड़े थे शंकर अय्यर, जिन्होंने इस बजट को 10 में से 6 नंबर दिए हैं। और उनका ये कहना है कि अगर लोगों की उम्मीद ये थी कि कोई नई कार आएगी, तो ये नई गाड़ी बाज़ार में नहीं आई है। इस गाड़ी को सिर्फ सर्विस स्टेशन पे भेज के धुलाई करके वापस सड़क पे ले आया गया है। अभी कितने दूर तक चलेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन आज जो शेयर बाज़ार में इम्पैक्ट देखने मिला है, उससे ज़्यादा गिरावट कल देखने मिल सकती है, जब पूरा बाज़ार खुलेगा, जब एफआईआई भी पूरी तरह से सक्रिय होंगे और रुपया भी आने वाले हफ्ते में गिर सकता है। बिस्तक पर ये विशेष प्रसारण देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।